प्रहलाद पटेल जी भी आ चुके हैं, हम उनका भी स्वागत कर लेते हैं। और साथ ही साथ देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये हो जाता है, अब मैं प्रहलाद पटेल जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ मंच पर, कि वो मंच पर आए और इस सेशन को वो आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ। और कुलभूषण जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस सेशन को वो वार्ता के साथ आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलभूषण सक्सेना और इंडिया न्यूज़ के मंच में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल का स्वागत है। सर, आज इंडिया न्यूज़ का सबसे बड़ा मंच है। अगर हम इस सेशन की बात करें, क्योंकि सबसे पहले तो हम ये पूरा सेशन जो है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम डॉक्टर्स जो हर एक कठिन परिस्थितियों में, चुनौतियों में अपनी सेवाएं देते हैं, तो उनके लिए सर मैं चाहूँगा कि आप 2 शब्द बोलिए, फिर आगे हम सेशन की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर के बारे में जो धारणा है, वो धारणा है कि भगवान के बाद अगर धरती पर कोई हमारे लिए उपलब्ध है तो वो डॉक्टर है। लेकिन ये सच है कि डॉक्टर के बारे में जो धारणाएं हैं, वो धारणाएं कोरोना के समय में और भी बलवती हुई हैं। तो जब कभी हमारे पुरखों ने जो राय बनाई है, वो राय कोई ऐसे कमज़ोर धरातल पर नहीं है। इसलिए मैं नई पीढ़ी से कहूँगा कि समय के साथ बहुत सारे बदलाव होते हैं, लेकिन जो मूल भावना है संवेदनशीलता की, समर्पण की और अपने प्रोफेशन के प्रति सर्वस्व निछावर करने की, इसका सदैव सम्मान होना चाहिए। हम कितने ही विस्तारवादी मानसिकता में हों, लेकिन जब समय का वो दौर आता है, जब समय पर ज़रूरत होती है, तो उसी समर्पण और संकल्प की ही ज़रूरत होती है जो डॉक्टर प्रस्तुत करता है। सर, आपके राजनीतिक जीवन पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आप पर हमेशा जो है मां नर्मदा का आशीर्वाद रहा है। और नरसिंहपुर से लेके हमने देखा कि किस प्रकार से एक छोटी छोटी दुकानों में बैठकर और नलिया पुलिया की अगर बात करें तो वहां से आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। हालांकि दिल्ली में भी कई अहम बड़े पदों में आप रहे, लेकिन अब वापस आप अपने गृह जिले पहुंचे, मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हुए। तो कैसा आपका पूरा यह राजनीतिक जीवन रहा है? हमारी पीढ़ी वो पीढ़ी है जिसने को एक उसी प्रारंभ के दिनों में एक बूस्ट मिल गया था। हमारी जो अग्रज पीढ़ी थी, उसकी जगह पर हम लोगों को काम करने का मौका मिल गया। अच्छी बात ये थी कि हमारी पूरी टीम में एक मत था कि हम सारे लोग चुनावी राजनीति से दूर रहेंगे, संगठन का काम करेंगे। शुरुआत तो ऐसे हुई थी और जिद्द जिहाद के साथ में हम लोगों ने उस संकल्प को पूरा करने की कोशिश की। लेकिन अंत में पार्टी के फैसले ने ये परिस्थिति पैदा की कि उसमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चुनावी राजनीति में ना रहा हो और जो पदों पर ना हो, चाहे वो शिवराज जी हो, नरेंद्र सिंह जी हो, कैलाश जी हो, वहाँ उस समय छत्तीसगढ़ हमारे साथ था, ब्रजमोहन जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी। मतलब मुझे लगता है उस टीम में कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कोई किसी अच्छे मुकाम पर ना पहुँचा हो। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है कि इतने सब ओहदों पर पहुँचने के बाद भी मेरा जैसा व्यक्ति ये कह सकता है बिना उनसे पूछे कि आज कोई भी छोटा से छोटा मतदान केंद्र का काम दिया जाएगा तो भले कितने ही बड़े पद पर हो, उसकी सहजता में कोई कमी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। और इसलिए राजनीति के इतने उतार चढ़ाव में, जहाँ पर हमने बहुत सारे ऐसे चित्र देखे हैं, अहंकार बस पदों के कारण जो बर्ताव आम आदमी से होता है, वो अपवाद स्वरूप भी, जितने नाम मैंने आपको बताए हैं, शायद मीडिया के लोग ज़्यादा अच्छी तरह से ऑब्जर्व भी करते हैं। मुझे लगता है किसी के द्वारा ऐसा अपवाद स्वरूप भी कभी आचरण देखने के लिए नहीं मिला होगा। मैं गांव से आए थे, हम सभी लोग गांव के परिवेश से थे और मध्यवर्गीय और बल्कि कहें तो निम्न मध्यवर्गीय परिवारों से थे। लेकिन उस सब के बावजूद भी आज इतना लंबा समय, और शायद आगे किसी पीढ़ी को इतना लंबा समय राजनीति में नहीं मिलेगा,
जितना हमारी पीढ़ी को मिला है। अब समय घटता जा रहा है, लेकिन हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमें लगभग, मुझे 42 साल हो गए, मेरी उम्र 64 साल है और सार्वजनिक जीवन में मैं 42 साल से हूँ, जिसमें संसदीय जीवन लगभग 34 साल का है कि 34 साल पहले मैं संसद में पहुँच गया था। तो ये सच है कि गांव की पट्टी से गांव के कार्यकर्ता के साथ मैं साल में 1 महीने गोटे गांव में जो रिजर्व सीट थी मैं उसमें पैदल यात्रा करता था और 1 महीने बाद घर वापस आता था, और जो आंकड़े में इकट्ठे करता था वो मैंने संसद में भी रखे हैं। तो करने के पीछे लॉजिक समझिए कि उस समय मेरी मंशा क्या थी। मेरी मंशा विधायक बनने की नहीं थी, क्योंकि वहाँ से मैं विधायक बन नहीं सकता था। मंशा सिर्फ इतनी थी कि जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। मरूंगा कहाँ ये तो मुझे पता ही नहीं होगा, तो कम से कम जन्मभूमि के लिए कुछ करना चाहिए। विधायक कौन होगा, सांसद कौन होगा, ये महत्व की बात नहीं है। ये दौर था उस समय की राजनीति का, और इसलिए शायद वो जो मनस्थिति होती है उस मनस्थिति ने मुझे ऐसा परिव्राजक बना दिया कि मैं सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह और अब लौटकर मैं अपने गृह जिले में छिंदवाड़ा की चर्चा अगर वापस आ करती है गया। तो छिंदवाड़ा के विषय पे भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हाल ही में अभी लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और आपने एक मुख्य भूमिका छिंदवाड़ा में निभाई है, चाहे वो हम विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की। लंबे समय बाद छिंदवाड़ा सीट बीजेपी ने जीती है। आपने, क्योंकि वहाँ पर लंबे समय तक आप वहाँ पर रह चुके हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, कैसे इस किले को आपने भेदा? मुझे लगता है कि ये जो परसेप्शन जो बनाया गया था वो तिलस्म था, भय का, भ्रम का और षड्यंत्र का। मैं जो बात पहले से कहता था, मैं 2004 में उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, तो मैं हमेशा से कहता था कि ऐसे व्यक्तियों की कार्यप्रणाली का विरोध होना चाहिए। उस समय आदरणीय सुरेश पचौरी जी कांग्रेस में थे, लेकिन शायद मेरे द्वारा इनके बारे में कभी ऐसी टिप्पणी नहीं मैंने की होगी। हमें ये तय करना होगा कि राजनीति में व्यक्ति तो हैं, पार्टियों में मेरी पार्टी हो, सामने कोई पार्टी हो, लेकिन जो आप तरीका अपनाते हैं वो लोकतंत्र के लिए ठीक है या नहीं। और मैं हमेशा से कहता था कि मैं इस प्रक्रिया का विरोधी हूँ, और मैं गर्व के साथ कहता हूँ जब मैंने 2004 में चुनाव लड़ा तो मेरे चुनाव के बाद में वहाँ से भय समाप्त हो गया। कमलनाथ जी हों या उनकी टीम हो, वहाँ दादागिरी नहीं कर पाई। लेकिन दूसरी बात ये सच है कि पैसे का बल, भ्रम, षड्यंत्र, लेकिन इस चुनाव में मैंने पहले ही कहा था कि चुनाव हम जीतेंगे, क्योंकि षड्यंत्र को लोग समझ गए थे। उनने अपना उत्तराधिकारी जिससे बनाया, मुझे नहीं लगता कि वो कभी पार्षद का भी चुनाव जीत सकते हैं या योग्यता रखते हैं। मुझे ऐसी टिप्पणी करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है कि आखिरकार किसे आप अपना उत्तराधिकारी बना रहे हैं। तो इस आधार पर मैं मानता था कि मेरा जो कार्यकर्ता है, जिसने 2 बार इसके खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ा, पार्टी का जिलाध्यक्ष था, उम्र उसकी कम होगी, लेकिन उनके सामने खड़े होने का सामर्थ्य उसमें था, और इनकी जीत को मुख्यमंत्री पद पर घोषित होने के बावजूद भी वो 50-25 हज़ार पर लेकर आ गया। तो ये भरोसा था कि ये व्यक्ति विजय होगा, और उसने वो सफलता हमको दी है। इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रहलाद जी इस समय मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के रूप में बड़े विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ग्रामीण विकास, पंचायत और श्रम मंत्री हैं। सर, आपके विभाग के अंतर्गत, क्योंकि हालांकि अभी कुछ दिन पहले मेरी आपसे चर्चा हुई थी, तो जिस अभियान की आप शुरुआत कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इंडिया न्यूज़ के दर्शक और मध्य प्रदेश की जो जनता है, जो जिले स्तर, ग्रामीण क्षेत्र में जो पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में लगातार ये खबरें चल रही थी कि भोपाल में 25,000 पेड़ काटे जाएंगे, लेकिन आपके विभाग के द्वारा जो पेड़ पौधे लगाने की शुरुआत मध्य प्रदेश में होगी, तो उसकी जानकारी हमारे दर्शकों को जरूर दीजिए। मेरी प्रार्थना है कि नई पीढ़ी का भविष्य हम अगर हमसे बेहतर चाहते हैं, और शायद हर अभिभावक का ये भाव होता है कि वो उस अपने से बेहतर अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहता है, ये बातों में नहीं हो सकता। हमें आज से ही जल और वृक्ष दोनों के बारे में विचार करना होगा। और मैं इस अभियान में, जब आचार संहिता लगी थी, जब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और नोडल मिनिस्ट्री ग्रामीण विकास मंत्रालय बना, तो मैंने कहा कि ठीक है, हम सरकार का सहयोग नहीं लेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों का नहीं लेंगे, लेकिन मैंने कहा कि मैं नदियों के उद्गम पर जाऊंगा। हम नदी के जल का उपयोग करते हैं, लेकिन कभी भी पलट कर नहीं देखते कि उसके उद्गम की हालत क्या है। और तब मैंने कहा था कि वृक्ष है तो जल है, और जल है तो जीवन है। ये चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप अलग अलग करके देख सकते हैं।
लेकिन मुझे एक आश्चर्यजनक अनुभव, अच्छा और बुरा कहने का कोई कारण नहीं है, मिला कि जिले में हमारे जनप्रतिनिधियों को नहीं पता कि हमारे जिले से कितनी नदियों का उद्गम है, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं पता कि हमारे जिले में कितने नदियों का उद्गम है, हमारे पत्रकार बंधुओं को नहीं पता कि मेरे जिले में कितनी नदियों का उद्गम है। ये अनुभव आया और मुझे लगता है कि इस पूरे अभियान में मैं लगभग 32 नदियों के उद्गम पर गया और मैंने ये यात्रा बंद नहीं की है। मेरी कोशिश है कि नर्मदा से जुड़ने वाली सभी नदियों के उद्गम पर मैं जाऊं और जो हो सकता है मैं करूं। तब मैंने कहा, तो फिर मैंने देखा कि वृक्षारोपण का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, तो वो 1% भी अलाइव नहीं है, कई जगह तो 0% है। तब मैंने कहा कि ये वृक्ष ऐसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, और मैंने कहा मियावाकी पद्धति हो, हमारी अपनी पद्धति हो, जल स्रोत के किनारे पौधे कौन से लगने चाहिए, उनके जीवित रहने की गारंटी क्या होगी। तब मैंने ये अभियान चलाया कि आप पूरे ब्लॉक में 2 पंचायतों में लगाइए, लेकिन 20,000 पौधे लगाइए और उनको जिंदा रखने की गारंटी दीजिए, तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ योगदान हम कर पाएंगे। सर, गांव के विकास से ही देश का विकास संभव है। आपके विभाग का क्या रोड मैप है, क्या प्लान है? हालांकि अभी ये सवाल शायद मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि 6 महीने ही हुए हैं सरकार को, उसमें से अभी 2 महीने आचार संहिता लोकसभा चुनाव में चले गए। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि रोड मैप और जो प्लान है जो मंत्रियों ने तैयार किए हैं, लगातार विभागीय समीक्षा बैठक हो रही है, तो क्या रोड मैप और प्लान आपने तैयार किया है प्रदेश? देखिए, नंबर 1 बात है कि मोदी सरकार का काम करने का तरीका है सैचुरेशन पर जाना। अगर मैं अपने रहते ये कह पाऊँ कि मध्य प्रदेश की कोई भी पंचायत ऐसी नहीं है जहाँ पंचायत भवन नहीं है, सामुदायिक भवन नहीं है, रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। फिर होता है दूसरा चरण कि शहर के आसपास की जो पंचायतें हैं, हर शहर के विस्तार का रास्ता उसी गांव से निकलने वाला है जो उससे लगी हुई पंचायत है, उसकी कोई नीति नहीं है, वहाँ मनरेगा का मजदूर मिलता ही नहीं है, तो आप वहाँ कोई काम कर नहीं सकते। तो ये लगभग 1100 और 1200 के बीच की संख्या है। इनके लिए नीतियों को बदलना और ये रास्ता देना कि वो शहर से आज नहीं तो 5 और 7 साल बाद वो से क्लब होंगे, तो उनके पास में ड्रेनेज और सड़क होनी चाहिए, कम से कम मोटे तौर पर कोई प्लान होना चाहिए। वो प्लान बन जाए तो मैं मानता हूँ कि डेवलपमेंट का जो तरीका है वो सीढ़ियों के आधार पर बेहतर और स्मूथ चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। राहुल गांधी के एक बयान को लेकर बड़ी चर्चा इस समय देश में चल रही है। लोकसभा सदन में जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं के लिए कहा, कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने देखा विधानसभा हो, लोकसभा हो, उपचुनाव हो, हर एक इलेक्शन, हर चुनाव में जो है जातिगत धर्म के आधार पर अब राजनीति छिड़ चुकी है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि राजनीति का जो स्तर है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है? मुझे 2 बात मुझे ज़्यादा गंभीर लगता है। सदन के भीतर की मर्यादा, संसद हो या विधानसभा हो, वो नियम और परंपराओं से चलती है। जब नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति नियमों को ठहरगा बता दे, परंपराओं को बिल्कुल हर कदम पर तोड़ दे, आसंदी सर्वोच्च होती है उस पर भी टिप्पणी कर दे, सदन के नेता के उद्बोधन में उसका अपमान कर दे, मुझे लगता है ये संकेत अच्छे नहीं हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जब आपने हार की हैट्रिक लगाई है, जो पार्टी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर सकी, वो इस अहंकार में सीमा तक चली जाए और बाद में कहने लगे कि साहब हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हिंसक होते हैं, मुझे लगता है ये पागलपन है, ये बीमारी, ये बीमार के होने के अलावा कुछ और नहीं है। कि आपको तथ्य नहीं पता, आपको ये नहीं मालूम है कि सिद्धांततः पूरी दुनिया अगर किसी बात का लोहा मानती है तो भारत के इस सनातन धर्म के लिए सिर्फ अहिंसा और वसुदेव कुटुंबकम के उस स्लोगन को मानती है। आप उसके उलट बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कोई हिडन एजेंडा आपके भीतर है। ऐसे लोगों के सामने तथ्य रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बीमार लोग हैं। मुझे एक कहानी आती है कि एक साधु के पास में कुछ लोग एक व्यक्ति को पकड़ के ले गए। उन्होंने कहा कि हमने कहा कि प्रकाश है ये, तो उसने कहा कि प्रकाश मुझे पकड़ के बताओ या इसका मुझे स्वाद चखाओ। तो बोले ना तो प्रकाश पकड़ा जा सकता, ना स्वाद चखाया जा सकता। तो बोले इसको समझाइए। तो साधु ने सिर्फ इतना कहा कि इसे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आंखों से अंधा है, इसका इलाज कराओ। तो मुझे लगता है जब ऐसी परिस्थिति बन जाए तो ये इलाज के अलावा दूसरा रास्ता नहीं, इसमें तर्क और प्रश्न का कोई मतलब नहीं। सर, इंडिया न्यूज़ के मंच में आप शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा हमारे चैनल है बहुत धन्यवाद जी मंच का संचालन करें। स्वागत।
चूँकि प्रहलाद पटेल जी मंच पे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं प्रहलाद जी के बारे में बात ना करूं। प्रहलाद जी के बारे में एक लाइन है, एक शब्द है जो हमेशा मैं जिक्र करता हूं। अगर भारतीय राजनीति में गिने चुने चेहरे हैं और राजनीतिक संत के तौर पर अगर किसी को संज्ञा दी जाए तो वो प्रहलाद पटेल साहब हैं। बहुत कम ऐसे चेहरे हैं राजनीति में जो राजनीति में हैं। तो आप सोचिए, अटल बिहारी वाजपेयी के समय कोयला मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे, लेकिन आज तक कोई दाग नहीं लगा है। वो संसद में रहे, केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश में मंत्री रहे, बावजूद इसके वो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल संभाल रहे हैं। यानी कि प्रहलाद जी का सिर्फ एक संकेत है, जाहि विधि रखिए राम ताहि विधि रहिए, पद की इच्छा कभी की नहीं। और ये ऐसे नेता हैं कि संसद में अगर हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बतौर मंत्री प्रहलाद जी निकल रहे हैं और हालचाल पूछे, सबसे पहले हाथ पकड़ के कहा खाना खाया, ऐसी पत्रकारिता करते रहोगे? तो गाड़ी में पकड़ के जबरदस्ती घर ले जाते थे और खाना खिलाते थे। मतलब प्रहलाद पटेल जी का व्यक्तित्व पद से नहीं है, उनके अपने काम से है। और अगर कोई गौर से इनकी आंखों में देखेगा तो पता चलेगा कि राजनीतिक तपस्या किस तरीके से की है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद जी, आप इस मंच पर आए। बहुत धन्यवाद आपका। जो आपकी बातें थी, जो आपके विचार थे और जो आपका रोड मैप था, जो जिस तरीके से कार्य किया, मुझे लगता है कि जन जन तक वो चीज़ें पहुंची होंगी और जो भूमिका है उन लोगों ने समझी भी होगी। मैं चैनल हेड मनु जी से आग्रह करना चाहूँगी कि वो उनका स्वागत भी करें, उनको पुष्पगुच्छ देकर, उनका बुके देकर और साथ ही साथ एक स्मृति चिन्ह देकर, मोमेंटो देकर मोमेंटो देकर उनका सम्मान वो करें मंच पर। मुझे लगता है तालियां तो हो ही जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रहलाद पटेल जी आपका। और अब हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन प्रहलाद पटेल जी आपको थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा मंच पर, क्योंकि मैं चाहूँगी कि हमारे कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको सम्मान देना है। बिल्कुल उन्हें पता है पहले से, 2 लोगों को सम्मान देना है, तो मैं जल्दी से उनका नाम ले लेती हूँ। अजहर कुरैशी जी, नवैद कुरैशी, डायरेक्टर ऑफको रियल स्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गंज बसोदा, जिला विदिशा। मैं चाहती हूँ कि वो मंच पर आए और सम्मान उन्हें मिले, लेकिन उनको ज़्यादा देखिए, उनकी अभूतपूर्व एक योगदान रहा रियल स्टेट सेक्टर में, और हम ये मानते हैं कि इसके लिए उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। और मोमेंटो देकर मैं मंत्री जी से आग्रह कर रही हूँ कि वो उन्हें सम्मान दें।